अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट कासिम हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं PHP ट्रेवल्स डॉट कॉम के। इनसे हम इनका तारुफ जानते हैं पहले, और फिर इनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। कासिम साहब, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और इस इंटरव्यू में मुझे लिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरा नाम कासिम है, मैं लाहौर में रहता हूँ और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है PHP ट्रैवल्स के नाम से, जिसको मैं ऑन करता हूँ। PHP ट्रैवल्स एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको हेल्प करती है जब आप स्टार्टअप एज अ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में आते हैं और ऑनलाइन आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, फ्लाइट सेल करने के लिए, टूर्स, होटल्स, कार्स रेंटल, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं जो कि आप अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर सकें या उनको सेल कर सकें, उसके लिए PHP ट्रैवल्स ने एक प्री मेच्योर एक मतलब पूरा एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। आप सिर्फ उसको बाय करते हैं, अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं और आप अपनी सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने नेम से या एज अ वाइट लेबल। हमारे मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वेबसाइट के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या मोबाइल एप्लीकेशंस, तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने अपनी सर्विसेज और अपने एप्स को बना के रखा हुआ है। लोग उसे बाय करते हैं और इंस्टेंटली उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मेरी कंपनी का। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ। वेब डिजाइन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ खेलना और उनको सीखना, ये मेरा पैशन है। फारिग वक्त में मैं ये स्केचिंग कर रहा होता हूँ या तो कोडिंग सीख रहा होता हूँ, ये मेरा मामूल होता है। ये मेरी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी, मजीद आप पूछें। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप ने जो अपनी कंपनी बनाई है PHP ट्रैवल्स, ये बेसिकली आप ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड ही क्यों बनाई? यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया या सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आप डिफरेंट फील्ड्स हैं, बाकी में से आपने किसी को क्यों नहीं चूज किया? आपने ट्रैवल इंडस्ट्री को ही क्यों चूज किया? जी, इसका सवाल सॉरी इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक्चुअली जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था 2014 में, तो तब मेरे माइंड में ये बात आई थी कि जैसे फ्रीलांसर एज ए इंडिविजुअल आप बहुत देर तक ये काम कर नहीं सकते। ये हर फ्रीलांसर को एक टाइम पे समझ आ जाती है। तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन ये होती है, या तो वो जिन क्लाइंट के साथ वो काम कर रहा है वो लाइफ टाइम उनका एम्प्लॉय बन जाए, या फिर वो अपनी कोई कंपनी का अपना कोई सेटअप, अपना एक इंडिविजुअल एक नया ऑफिस लेके वो स्टार्ट करे। तो मेरे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन था कि मैं अपनी एक कंपनी बनाऊं। मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की। तो जब आप कंपनी बनाते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो आप कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो 2-3 साल मैंने फ्रीलांसिंग की, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी ने एक टाइम पे आके एक फील्ड को खत्म करना होता है या आगे बढ़ना होता है। तो फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की PHP ट्रैवल्स के नाम से। अब जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी में दो चीजें होती हैं जो आप सेल करते हैं, या तो सर्विसेज जो कि कस्टमाइज सर्विसेज होती हैं, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आप उसको देते हैं जो उसको चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में आप उसको रिसेल करते हैं। तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि विंडोज हम यूज करते हैं, ये उस टाइम बहुत बड़ा इंस्पायरेशन थी कि एक ही विंडो है, बिल गेट ने उसकी टीम ने बनाई है और वो पूरी दुनिया में बार बार इसको सेल करते रहते हैं। तो ये फिलॉसफी मुझे बड़ी मतलब मजेदार लगी, तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। उस टाइम मैंने दुनिया के जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों की स्ट्रगल, जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनको पढ़ना, उनकी उनकी स्ट्रगल को समझना। तो मेरे जहन में मुझे एक बात समझ में आई कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी जो जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक थीम सोच रहा था, जो आपका सवाल है जिसका जवाब मैं अभी आपको देने लगा हूँ कि मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं। तो मैं ये जो जो सर्च कर रहा था, देख रहा था, और जितने लोगों की मैंने स्ट्रगल देखी थी, उनमें मुझे ये समझ आया था कि उनके पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो इस लेटेस्ट एरा में, इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, वो उसको डेवलप करते हैं एज ए सोल्यूशन लोगों के लिए। तो मेरे लिए ये जवाब था, क्योंकि मेरा ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर मैंने काफी ज्यादा काम कर रखा था ऑलरेडी। मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर, आईटी से पहले। और ट्रैवलिंग का पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा शौक है, बाकी लोगों को भी होता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा है। तो और मैं अब फ्रीलांसिंग करने लगा था, तो मुझे ये समझ आई फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी है और मेरा जो पास्ट है वो ट्रैवल इंडस्ट्री। तो मैंने दोनों को मिलाया। PHP स्टैंड फॉर PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ट्रैवल्स जो है ना वो ट्रैवल इंडस्ट्री। तो इस तरह मैंने कंपनी का नाम भी PHP और ट्रैवल्स रखा।
और फिर उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ट्रैवलिंग में फिर मैंने देखा कि कौन सा ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, मार्केट के अंदर किस चीज का स्कोप है, वो वट एवर आप जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीजें, फिर आपको कुछ लूप होल्स मार्केट के नजर आते हैं कि हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ये इश्यूज हैं, ये फीडबैक्स हैं, आप लोगों के रिव्यूज देखते हैं, फिर आप एक चीज बनाते हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे। जाहिर है जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है उस चल नहीं सकता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलता है, फिर गिरता है, संभलता है। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी प्रोडक्ट 2015 में हमने इसको लॉन्च किया, फिर 16 में और इम्प्रूव किया, 17 में और इम्प्रूव किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4,000 से ज्यादा दुनिया में ट्रैवल एजेंसीज हैं हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, और ये बहुत ही मेच्योर प्रोडक्ट हो चुका है अब। मतलब जो इनिशियल उसकी स्टेजिंग होती है टेस्टिंग वाली, उनसे ये बहुत आगे आ गया। तो बेसिक सवाल आपके, जो जवाब आपके सवाल का है वो यही है कि ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री में मैं इसलिए गया क्योंकि मेरा पास्ट में एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा था, और टेक्नोलॉजी क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है फ्यूचर है, तो इसलिए मैंने PHP नाम भी उसका रखा है। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा कासिम भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सारा कुछ कहाँ से सीखा? आपने कोई बैकएंड पे कोई डिग्रीज ली हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट से जाके सीखा, पाकिस्तान में कोई इंजीनियरिंग की, या कहाँ से सीखा आपने? ये ज़रा बताइएगा इस बारे में। ये काफी आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मेरी कोई डिग्री नहीं है, मेरी कोई बैकग्राउंड, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो सारा प्रैक्टिकल है। मैंने हर चीज मत्था मार मार के सीखी है जिंदगी में, और मैं कभी स्कूल भी नहीं गया जिंदगी में। बहुत लोग अचानक से सवाल करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे, ये हो कैसे सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में जो पहला जहाज बना था वो भी किसी ने पहले सीखा नहीं था कि जहाज कैसे बनाते हैं। लोगों ने तो इनोवेशंस भी की हैं दुनिया में जो पहले कभी हुई भी नहीं थी। तो मैं तो वो चीजें कर रहा हूँ जो कि दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आप उसे सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और बाकी दुनिया पूरी अब जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो ट्रेंड है नॉलेज का ना, वो चेंज हो चुका है। पहले था कि आप जो आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती थी वो पेपर में मिलती थी, मतलब किताबों से पढ़ते थे या लोगों से सुनते थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फेमिलियर हो चुकी है, आपको पता नहीं है आप गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पे, या उसी यूट्यूब पे आप सीख भी रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आप कोडिंग भी सीख रहे हैं वहीं से। मतलब चीजें इतनी आसान हो गई हैं, और आपको तो हर जगह पे अब लोग नजर आते हैं। फेसबुक पे इतने ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, जैसे आप में से कनेक्टेड, लोग खुद सिखाते हैं, लोग फ्री में इंफॉर्मेशन बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो पूरी दुनिया जो है ना, वो जो पहला एक निजाम था 100-150 साल पहले, वो चेंज हो चुका है। तो आज के दौर में तो मेरे ख्याल से जो कभी स्कूल गया भी नहीं है वो भी दुनिया की बहुत सारी चीजें मुफ्त में लोगों से सीखता रहता है, जो कि अगर वो शायद स्कूल भी जाए तो ना सीख पाए। स्कूल के बाहर अब इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इतनी नॉलेज आ चुकी है लोगों के पास, कि अब शायद स्कूल में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहरहाल लोगों के लिए हैरत अंगेज बात है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इस सारी जर्नी से गुजरा हूं। और कोई भी इंसान मेरे ख्याल से अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे, चीजों को सीखना चाहे, वो सीख सकता है। इंटरनेट एक वाहिद टूल है जहां आप दुनिया का हर चीज, मैं अगर आपने बम बनाना भी सीखना है ना, तो आप यूट्यूब पे वो भी सीख सकते हैं। सो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, ये वैसे ही मेरे लिए ही नहीं, जितनी भी ऑडियंस इसको सुन रही है, ये बाद में भी सुनेंगे लोग, उनके लिए बड़ी एक हैरान कुन बात होगी, एक नई चीज़ होगी। क्योंकि हम सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बंदा जो किसी फील्ड में कामयाब है उसने कहाँ से डिग्री ली है, कौन सी डिग्री ली है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। या हम कम से कम पाकिस्तान में इस चीज़ को बड़ा समझते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी जो कि बहुत अमेजिंग है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है। आपने कहा कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को पढ़ा या देखा या उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप मुझे कुछ एंटरप्रेन्योर्स रिकमेंड करें जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया या कोई वर्किंग की, या जिनसे आप इंस्पायर हुए, उनके बारे में बताइएगा। सॉरी माइक बंद था। जी, मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वो अननोन पर्सन नहीं है, वो दुनिया ऑलरेडी उनको जानती है। मैं कुछ नाम बता देता हूँ जिनसे मैं सबसे ज्यादा, मैं पर्सनली मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वो स्टीव जॉब्स हैं। उसकी थ्योरीज, उसकी बातें, उसके कोटेशंस, वो मैं बहुत ज्यादा। और 95% मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वो सब मतलब टेक्निकल लोग हैं, जो आईटी के, मतलब मेरी जिस इंडस्ट्री में मैं अभी हूँ। तो इस आईटी के अंदर आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर नजर आता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, या चाहे वो आपको वॉरेन बफेट जो कि इन्वेस्टर है, उसके भी कोट्स बहुत सारे, मतलब
मेरे कोई खास लोग नहीं है जिनको मैं फॉलो करता हूँ या पढ़ता हूँ। दुनिया में जो कुछ इलॉन मस्क आप जानते हैं, जो टेस्ला का जो बानी है, वो बहुत ज्यादा उसकी बातें इंस्पायरिंग होती हैं। तो दुनिया के जो टॉप इनोवेटर्स हैं, आप यूं समझ लें, आईटी के अंदर स्पेशली, मैं उन सबकी बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ पे बड़े सगीर या अरब की कल्चर में या मतलब इलाके में माजरत के साथ ऐसी कोई हस्ती मुझे नहीं नजर आती। इंडिया में बहुत ज्यादा, आपको पता है, सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी उसकी जो जर्नी है, जो एक सिंपल गूगल का एम्प्लॉय था और आज वो सीईओ है, तो जाहिर है उसने इनोवेशन, उसने मेहनत बहुत सारी की कर रखी है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आई, क्योंकि सबको पता है, पहले लोग ये कहते थे कि आईटी इज द फ्यूचर, लेकिन अब अगर आप देखें, आईटी प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है, दोनों भी। अब सिर्फ फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट में भी आईटी है। तो आज के दौर में भी मेरे ख्याल से आईटी की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो भी सीईओज हैं, उन सबकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी। हाँ, जैक मा, जो कि अलीबाबा का सीईओ है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं उसको भी, आप भी सुनते होंगे, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो खैर, नए लोग तो नहीं है, अलबत्ता अगर आप इन लोगों को फॉलो करें, इनकी आप जो इनकी हिस्ट्री है, जो पास्ट लाइफ है, जो स्ट्रगल है, जो इनकी इनोवेशन, उन सब चीजों को अगर आप देखें, उनको सीरियस नजर से समझें, तो मेरे ख्याल से आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि हमें कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और मोटिवेशन मेरे ख्याल से सही आता है कहानियों से। कहानियां आपको बहुत बेहतरीन किस्म का मोटिवेट करती हैं, जिसमें आप देखते हैं एक आदमी बिल्कुल जीरो था या माइनस था, और उसने वहां से लेके आज वो मतलब मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री उसने बना दी उस फारिग आदमी ने। तो यकीनन उसने कुछ ऐसी लाइफ में चीजें की, कुछ कुछ काम किए, कुछ बातें की, कुछ इनोवेशंस की, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर इस मुकाम पर है। तो वो सारी स्टोरी जो है ना, आपको बहुत मोटिवेट करती है। तो हम कहीं ना कहीं खुद को रिलेट भी करते हैं कि आज हम भी उस पोजीशन में, या शायद उससे भी मुश्किल पोजीशन में है, लेकिन हम ये कहानियां देख देख के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के आगे बढ़ सकते हैं। जी, बेहतरीन हो गया कासिम भाई, आपने अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अभी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्किल्स जो है, क्योंकि कहा जाता है ये स्किल का ज़माना है, और डिग्री और स्किल में एक बड़ी बहस चल रही है आजकल कि डिग्री सही है नहीं, स्किल सही है नहीं, डिग्री ना सीखो करो स्किल सीखो, इस तरह। तो स्किल्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी हैं जो अभी लेटेस्ट हैं, जो आप रिकमेंड करेंगे यूथ को या नौजवानों को कि उनको लाजमी सीखनी चाहिए? चंद एक जो बेसिक है, इमर्जिंग है, उनके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। देखिए, आईटी के अंदर तो आपको कुछ भी आता है ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो स्किल्स वर्सेस डिग्री की जो आपने बात की ना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही फजूल बहस है। मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्किल बहुत बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं डिग्री बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, गलत है। क्योंकि हर इंसान की जो लाइफ है ना, वो बहुत यूनिक होती है, और लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबकी, वो बहुत अलग होती है। सबकी एक प्रॉब्लम नहीं है कि अगर, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर कोई स्किल सीख ले तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अलग अलग सिचुएशंस में हम होते हैं, अलग हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। किसी की लाइफ में उसके लिए स्किल्स जरूरी होती है, किसी के लिए डिग्री जरूरी होती है। तो ये सबसे पहले देखना हम खुद हमारे लिए जरूरी है कि हमने लाइफ में क्या करना है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने परसेप्शंस को, अपने लॉजिक्स को, अपनी बहुत सारी चीजों को क्लियर करने के बाद ही हम इस बहस में पढ़े तो अच्छी बात है। लोग ऐसे ही इस बहस में शुरू हो जाते हैं कि जी स्किल सीखो, कोई कहता है डिग्री सीखो, फजूल बात है। बहरहाल, अब हम आ जाते हैं स्किल्स की। अगर हम बात करें तो आज के दौर में जो बेहतरीन जो जानी जाती हैं, वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजेस अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक ही लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है। मे भी आपने भी नाम पहले सुन रखा हो। जावास्क्रिप्ट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एज अ डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और इसकी जो सैलरी पैकेज कह लें, या उसका जो अनाउंसेस या फाइनेंस मॉडल, वो बहुत अच्छा है। मतलब जिसको जावास्क्रिप्ट आती है, एक तो डिमांड, हाई डिमांड में है ये लैंग्वेज इस वक्त। और जिसका एक्सपीरियंस इसमें ऑलरेडी का ज्यादा है, 2-3 साल का है, उसको तो मतलब काफी अच्छा पैकेज मिलता है। और फ्रीलांसिंग जो मार्केट प्लेस है, वहां पे भी ये हाई डिमांड में है। और फ्यूचर में भी जाहिर है, जब कोई भी बंदा इनोवेशन करता है। अब दुनिया का ट्रेंड थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता दूं। पहले ये होता था कि जिस जो एक बिजनेसमैन था, वो 4 पैसे लगाता था और वो एक कंपनी खड़ी कर लेता था आईटी की, और वो आईटी की कंपनी दुनिया में सर्विसेज देती है, और वो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि आईटी बजाते खुद
उसमें कंपटीशन, उसमें लैंग्वेजेस, उसमें बहुत ज्यादा चीज इनोवेशन हो चुकी है, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो चुकी है एक जरिए से। अब इसके अंदर वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है या इनोवेशन कर सकता है जो खुद बहुत टेक्निकल हो, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। अब हर बंदा बाहर से आके थोड़ा बहुत सीख के इसमें इनोवेशन करके बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक आप इसकी रूट्स हैं आईटी की वो आपको समझ नहीं आती। तो जिस बंदे के पास आईटी का एक्सपीरियंस है, जिसका बैकग्राउंड 5 साल 10 साल का है, उसके पास चांसेस बहुत ज्यादा है, बेशक वो एम्प्लॉय क्यों नहीं है किसी कंपनी का, उसके पास चांसेस बहुत ज्यादा है वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बना के मार्केट में दे सकता है। अलबत्ता जो एक नया आदमी, एक इन्वेस्टर आता है, एज अ बिजनेस करना चाहता है इसके अंदर, वो काफी ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, आपकी जितनी भी ऑडियंस है जो देख रही है इस बात को, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इसको सीखें, इसको समझें, 3-4 साल के बाद अपना प्रोडक्ट बिल्ड करें, जैसे हमने किया है पीएचपी ट्रैवल्स, हमने एक प्रोडक्ट बनाया। मैं खुद एक फ्रंट एंड डेवलपर था, और फिर मैंने जिस तरह बताया आपको, फ्रीलांसिंग के बाद मैंने एक पॉइंट पे आया कि अपनी कंपनी बनानी है, फिर अपना प्रोडक्ट बनाया। सो इस टाइम जावास्क्रिप्ट मतलब बेस्ट लैंग्वेज है। सही है, चले ये बेहतरीन हो गया, आपने इन डिमांड स्किल्स जो हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मेरा आपसे अगला सवाल बिजनेस के रिलेटेड है कि अगर सपोज एक बंदा मतलब लोअर लेवल पे या स्मॉल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करता है अपना, तो वो उसको स्केल कैसे करे और उसको डिजिटली कैसे एडवर्टाइज करे, डिजिटल कैसे लेके आए उसको, इस हवाले से एक्सप्लेन कीजिएगा। सॉरी, आपका पहला पॉइंट क्या था, मुझे जरा दोबारा बताइए। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस को स्केल कैसे करे, बढ़ाए कैसे, ठीक है, और दूसरी चीज थी कि वो डिजिटली कैसे लेके आए या डिजिटली कैसे बढ़ाए। अच्छा, बिजनेस को स्केल कैसे करना है ये मुझे 4 या 5 साल के बाद जाके समझ आई, और जब तक समझ आई तब तक चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, और अभी भी हम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बिजनेस को स्केल करने का जो जो फॉर्मूला, जो थ्योरी मुझे समझ आई है, वो है कोलैबोरेशन। बहुत सारे लोग फंडिंग पे बिलीव करते हैं, मैं फंडिंग पे बिलीव नहीं करता। मतलब काफी लोग ये समझते हैं कि चले अगर छोटा बिजनेस है, 10 लोग काम करते हैं तो फंडिंग ले लो, रिश्तेदारों से उधार ले लो, बैंक से कर्जा ले लो, या किसी जो जो इन्वेस्टर्स हैं उन किसी के साथ पार्टनरशिप करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मैं बिलीव करता हूँ कोलैबोरेशंस के ऊपर। मतलब बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, जो इवन की जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर लें कि भाई 800 क्लाइंट मेरे पास है, 700 तेरे पास है, दोनों मिलके काम करते हैं, तुम भी पैसे कमाओ मैं भी पैसे कमाओ, आपस में डाटा भी शेयर करो, अपने क्लाइंट्स का डाटा मुझे दो, मैं अपने क्लाइंट्स का डाटा आपको देता हूँ, आप उनको मार्केट करो मैं इनको मार्केट करता हूँ, दोनों को फायदा होगा, आपको भी होगा मुझे भी होगा। तो कोलैबोरेशन में एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, और कोलैबोरेशन में ये होता है कि लोग आपको रिकमेंड करते हैं आगे। मतलब मुख्तलिफ, अगर मैं 2019 से लेके अब तक मेरी जो कोशिश रहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कार रेंटल हैं, होटल्स हैं, फ्लाइट्स हैं, मैं उनको ईमेल्स करता हूं पर्सनली अपने तौर पे, और उनको हम प्रपोजल सेंड करते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, आप हमारे साथ हमारा जो प्रोडक्ट है उसको रिकमेंड करें, हम आपकी सर्विसेज को हम रिकमेंड करेंगे, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की सर्विसेज को, और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस भी स्केल हो रहा है। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सॉरी, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन भूल गया हूँ, मुझे थोड़ा सा आजकल भूलने की बीमारी हुई है। कोई मसला नहीं, हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बिजनेस को डिजिटली कैसे ग्रो किया जाए, उसकी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाए, उस हवाले से डिटेल में जरा बताइएगा। अच्छा, एडवर्टीजमेंट जो है ना, मैं उसको बहुत ही आर्टिस्टिक चीज समझता हूँ। बहुत लोग समझते हैं कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ चीज को बयान करना है, सिर्फ यहाँ तक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग को आपने बहुत ही डीपली देखना होता है। मैं जरा इस बात को ओवरव्यू पहले मैं दूंगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मार्केटिंग में पहले तो हमने ये देखना होता है, मैं अगर आपको सिंपल एक मिसाल दूं, आपने एक कॉफी शॉप बनानी है किसी एरिया के अंदर, तो आपने कॉफी शॉप, आपने दुकान ले ली, आपने मशीनरी ले ली, बोर्ड लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। ये सब कुछ करने से पहले आपने देखना ये है कि जिस एरिया में आप बना रहे हैं वहां पे लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, क्या पीते हैं। आपको कस्टमर या आपकी ऑडियंस जो वहां पे इर्द गिर्द है उसका पता होना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई ऐसी चीज करने जा रहे हैं। नंबर वन तो ये आपको पता होना है।
लेकिन अगर आप उस मुकाम से भी आगे चले गए, बाज लोग ये होते हैं ना कि दुकान भी बना दी, सारा कुछ कर दिया, अब मार्केटिंग करनी है, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, पैसा भी लगा दिया है, बिजनेस भी चला लिए, चल नहीं रहा है, अब मार्केटिंग करनी है। तो इसमें भी कम से कम सबसे पहले जो काम आप करें, लोग जो नहीं करते, वो है कंसल्टेशन का। आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को थोड़े से पैसे देके अपने बिजनेस की कंसल्टेशन तो करवाएं, अल्लाह के बंदे, कि क्या आपका बिजनेस, मतलब जो जिस जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, क्या मंथली उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग में 1 लाख रुपए लगाना चाहिए, या 50,000 रुपए लगाना चाहिए, 10,000 रुपए, या नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों में एक बहुत बड़ा मसला है, हम कंसल्टेशन जो सर्विसेज है ना वो कभी नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो उनसे लेते हैं जो कि मुफ्त में मशवरे दे रहे होते हैं। हम कभी भी किसी प्रोफेशनल से मशवरा नहीं लेते, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये पैसे जो लेगा उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कंसल्टेशन बहुत, वेस्ट में तो बहुत अच्छा इसका एक इम्पैक्ट है। लोग हर चीज का, इवन कि जो दाढ़ भी निकालना होता है उसके पहले कंसल्टेशन एक डॉक्टर से लेते हैं कि इसको निकलवाएं या ना निकलवाएं, फिर उसके बाद जाके, यहाँ तो आप जाते हैं वहां जाके आप दाढ़ भी निकलवा देते हैं। तो आप अपने बिजनेस को, अपनी जो भी, हर बिजनेस का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, आप उससे के अपनी सर्विसेज उसको दिखाएं, आप उसको बताएं कि भाई मुझे पहले आप कंसल्टेशन दो, मुझे सिर्फ जानना है कि इस बिजनेस का मैं किस तरह से मार्केटिंग करूं, कौन से प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करूं। हर वक्त हम फ्री के जो नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका कोई फायदा होता भी, जब बिजनेस करना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, पैसे लगाएंगे तो पैसे कमाएंगे ना। बगैर, जब आप पैसे छुपाते रहेंगे, बचाते रहेंगे, तो बिजनेस आप नहीं कर सकते। अगर आपने किसी बड़े लेवल पे जाना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको जेब को हल्का करना पड़ेगा। तो नंबर वन कंसल्टेशन दे। नंबर टू, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से ये कोशिश करते हैं कि सारी चीजें खुद से सीख लें और मार्केटिंग भी खुद से करें। मेरे ख्याल से ये बेवकूफी है। अगर आप किसी भी अच्छी बड़ी भी कंपनी को भी देखें या किसी एवरेज कंपनी को भी देखें, आपको वहां पे अलग लोग नजर आएंगे, हर चीज का एक डिपार्टमेंट नजर आएगा। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, सपोर्ट का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट, हर चीज का एक अलग डिपार्ट। ठीक है, फंड ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो बेहतरीन प्रैक्टिस है, हमने तो उसी को देख के आगे बढ़ना है ना। अगर हम आगे एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो जो एग्जाम्पल्स हमारे साथ सामने हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना है। तो कोशिश ये करें कि हर चीज के खुद जो है ना पीर बनने की कोशिश ना करें, हर चीज खुद से सीखने की कोशिश ना करें, लोगों पे ट्रस्ट करें, लोगों पे इन्वेस्ट करें। ये करने के बजाय 1 लाख रुपए का बंदा हायर करने के, सस्ता बंदा हायर कर लें, मतलब 20,000 रुपए वाला बंदा हायर कर लें, 25,000 रुपए वाला बंदा हायर कर लें, और फिर उसको वो काम दे के भाई तू सोशल मीडिया की मार्केटिंग देख। आपका अपना जो काम होना चाहिए, थोड़ी मैं आप सवाल से साइड पे जा रहा हूँ, एज अ कंपनी के सीईओ या एज अ कंपनी के कोई भी रिस्पॉन्सिबल, अगर आप किसी बड़े ओहदे पर एज अ डायरेक्टर हैं, आपका काम होना चाहिए कि चीजों को आपने मैनेज करना है, आपने खुद से काम नहीं करना। ये आप असूल बना लें कि आपने किसी को ईमेल भी नहीं करना, आपने अपना इर्द गिर्द जो टीम वर्क है, जो आपकी कंपनी का पूरा एक सेटअप है, उसको इतना ऑटोमेट करना है कि चीजें आपको खुद से हर चीज में जाके इन्वॉल्व होके ना करने पड़े। आपके इर्द गिर्द इतना भी आपका जो स्टाफ है, जो टीम है आपकी, वो इतनी कैपेबल हो कि आपका काम जो है ना ऑटो पायलट पे चल रहा हो। अगर आप ऑफिस नहीं भी आते, अगर कभी आपका दिल करता है कि मैं ट्रैवल पे निकल जाऊं, तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको इस थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए, फोकस आपका ये होना चाहिए। अब मैं आपके जो सवाल है उसकी तरफ वापस आता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में बहुत इफेक्टिव है, और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनीज भी इसको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस को चला रही हैं। मैं आपको बहुत बेइंतहा मिसालें दे सकता हूँ। लोगों ने घरों के अंदर स्टोर्स बनाए हुए हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों का काम करते हैं, और एंड में उनकी वेबसाइट भी नहीं होती, सिर्फ फेसबुक का एक पेज होता है, और वहां पे वो बूस्टिंग करते हैं, वहां पे अपना सिंपली मेजान बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड ले लें या किसी भी यूबीएल का कार्ड ले, आप वहां पे अपने एड्स चलाएं और अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल करें। टाइम सिर्फ थोड़ा सा ये लगता है कि आपको जो आरओआई होती है उसकी समझने में, और जो टेक्निकलिटीज हैं इसकी मार्केटिंग की, उसको समझने में जरा टाइम लग जाता है। आरओआई कुछ लोगों को समझ आती है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिटर्न कितना आप कर रहे हैं, और जो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो कितनी वैलिड है, इसको समझने में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी जाया होती है इनिशियल स्टेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं और आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं, आपने वहां पे अपनी क्लोथिंग है, टी शर्ट्स है, आपने बेचनी है, तो आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, महीने का आपका 20,000 जा रहा है, 50,000 जा रहा है, 60,000 जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है,
इसको स्टेबल करने के लिए, इसको प्रॉपर समझने के लिए आपको 6 महीने, 8 महीने, साल लग जाते हैं। उसके बाद समझ आता है कि एक्चुअल अमाउंट हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना उससे हमें फायदा होगा। बहुत लोग ये नादानी करते हैं कि 2-3 महीने की जो स्टैटिक्स होते हैं उसके ऊपर ही वो फैसला कर लेते हैं पूरे बिजनेस का। बेवकूफी है बहुत बड़ी। तो आप कम से कम जब भी मार्केटिंग को प्लान करें, क्योंकि मार्केटिंग जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने समझा है वो ये है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 80% आपके पूरे बिजनेस की जो कॉस्ट होती है वो मार्केटिंग में आपने लगानी होती है। 20% आपका बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें यूं समझ ले कि 2 लाख वो पूरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यूं समझिए 8 लाख आपको और चाहिए मार्केटिंग के लिए। ये अगर मैं आपको सिंपल देसी तरीके में समझाऊं तो मार्केटिंग का जो है ना 80% जो है ना बजट आपको हमेशा चाहिए होता है। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप हीरे लेके जंगल में घूम रहे हैं तो जाहिर है आपसे कोई नहीं खरीदेगा, वहां आपकी वर्थ ही नहीं, वैल्यू नहीं है। तो आपको शहर में जाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हर जगह पे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मार्केटिंग आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है और ये बिजनेस का मेन रूल है। आपको हर जगह अपने बिजनेस की, अपने उस प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केट करनी होती है। सो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। और अगर प्लेटफॉर्म्स में बताऊं तो गूगल एडवर्ड्स, जो कि ज्यादातर B2B के लिए काम करते हैं। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिजनेसेस के लिए, आम कॉमन हाउसवाइफ या एक कंज्यूमर जो एक आम आदमी होता है उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें कैटेगरीज में भी बड़ा बड़ा फर्क आ जाता है। मतलब आपकी क्या कैटेगरी, आप क्या बेच रहे हैं। आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई ट्रैवलिंग का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप क्या, उसमें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग ऑडियंस है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम हमारी यूथ बहुत इस्तेमाल करती है। आपको बूढ़े कम मिलेंगे, ज्यादा नौजवान मिलेंगे। टिकटॉक पे अगर आप देखें, वहां पे आपको नौजवान ज्यादा मिलता है। फेसबुक अगर आप देखें, आपको वो लोग मिलेंगे जो ज्यादातर फैमिली, फ्रेंड्स, इस तरह के लोगों वाला। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक्डइन अगर आप देखें तो वहां पर आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे ज्यादातर। अगर आप क्या कहते हैं, ट्विटर देखते हैं तो वहां पे आपको सेलिब्रिटीज मिलेंगे। तो हर प्लेटफॉर्म की हर अलग कैटेगरी है, उसकी अलग ऑडियंस है। तो आपने जो अपना प्रोडक्ट मार्केट भी करना होता है ना, तो पहले आपने देखना होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमने जाना है, कितना बजट लगाना है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद आपको ये सारी सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो जाती है। चलिए, ये माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी इसको अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, और जितनी हमारी ऑडियंस इसको अभी देख रही है या बाद में देखेगी वो भी इसको अंडरस्टैंड कर जाएगी। कासिम साहब, हमारा जो टाइम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारी ऑडियंस के साथ बातचीत की, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। सो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए, या जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए कोई एडवाइस, कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहें तो वो दे के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं एडवाइस देना चाहूंगा। मैं अभी 36 साल का हूँ, 37 ईयर्स का। और इन 37 ईयर्स में जो मेरी जिंदगी का बिजनेस को लेके निचोड़ है, जो मैंने सीखा है, मैं 12 साल का था तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई सक्सेसफुल हूँ या मैं कोई बहुत बिलियनर हूँ। अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और लाइफ में हर इंसान हर स्टेज पे स्ट्रगल ही कर रहा होता है। बहरहाल मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि जिंदगी में 2 चीजें हैं, वो जरूर आप करें। एक तो मेहनत इतनी ज्यादा करें, इतनी ज्यादा करें कि कोई जब आपको देखे तो वो कहे कि मैं जिंदगी में मैंने कुछ किया ही नहीं। इतनी मेहनत करें जितनी आप कर सकते हैं। और दूसरा, आप झूठ ना बोलें। मैं 2 चीजें हैं जिसपे मेरा फोकस, बाकी है तो इंसान कमजोर है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये 2 चीजें हैं ना, इस पे मेरा मतलब मेरा बिजनेस, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी हर चीज, इसके ऊपर मेरी कोशिश ये होती है कि स्टैंड करें इन 2 चीजों। तो ये जिंदगी का असूल बना लें कि झूठ नहीं होना, प्योरीफाई हो चीजें, जो भी हो क्लियर हो। और मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें जितनी कर सकते हैं। और बस सच बोलें। और अल्लाह ताला जो है ना, इन 2 चीजों को मेरा ख्याल है पसंद करता है, मेहनत करने वालों को और सच बोलने वालों को। तो जिंदगी में आपको कामयाबी मिल जाएगी। और आज का दौर तो वैसे भी, क्योंकि कंपटीशन हर जगह पर है, चाहे फिजिकल बिजनेस हो, चाहे डिजिटल बिजनेस हो, चाहे हर जगह पे कंपटीशन है। आपको हर जगह पे स्ट्रगल और मुश्किल और बहुत ज्यादा। अब कोरोना के बाद तो और ज्यादा इंडस्ट्रीज बैठ चुकी हैं। एयरलाइंस, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मतलब हम 6-7 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं।
पहली बार ऐसा हमने देखा कि एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो गई हैं। टिकट्स के पैसे रिफंड करने के लिए एयरलाइंस के पास पैसे नहीं है। तो दुनिया में जो मुश्किलात आनी है वो तो आनी है, लेकिन आप मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें, मेंटली अपने आप को इतना स्टेबल रखें कि हर हालात में आप सरवाइव कर जाएं। अभी दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो वापस आ चुकी हैं, जो कि नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन ट्रैवल वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैं भी हूं, जो कि अभी भी सरवाइव कर रही है, जो जिसका कोई पता नहीं है कि कितने महीने बाद वो ठीक होती है। बट आपने अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना होता है। आप मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और हर मुश्किल वक्त से इंसान सीखता है कि दोबारा अगर मुश्किल वक्त आए तो मेरे पास बैकअप क्या होना चाहिए और मैं किस तरह से अपने आप को लेके चलूं। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज भी फिर बेहतर होती हैं, इंप्रूव होती हैं, इंसान भी इस तरह से इंप्रूव होता है। बस कोशिश ये करें, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं करूंगा, ये दो चीजों पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से जिंदगी आप बहुत ही आसानी से गुजार सकते हैं। झूठ ना बोलें और मेहनत करें, सिंपल। झूठ ना बोलें और इतनी मेहनत करें कि अगला बंदा आपको देख के समझे कि मेरी मेहनत जो है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इस पैगाम के साथ दोस्तों अपनी इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया कासिम साहब, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। अशफाक अहमद साहब की कोटेशन के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।